हेलो दोस्तों, मैं अंतिम राठौर मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वेलकम टू मेंस वाला, और गूगल प्ले स्टोर पर आप लोगों को जाना है और विजिट करना है। वहां पर जाकर के अगर हमारे लेक्चर्स और सेशंस आप लोगों को अच्छा लग रहे हो तो आप लोग जाना है और मेंस वाला के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे कि हमारे कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को। कौन कौन से हैं? तो आपको प्रीलिम्स का, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, 299 रुपीज़ में ओनली, मात्र 299 रुपये में आप लोगों को मिल रहा है कोर्सेज हमारा, ठीक है। और इसमें सुविधाएं आप लोगों को क्या क्या मिल रही है देखिए ज़रा। तो उसमें मिल रहा है आपको फ्री टेस्ट सीरीज़। क्या मिल रहा है? फ्री टेस्ट सीरीज़ प्लस आपको टारगेट बेच का सारा जो है पूरा जो है ओवरऑल हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को सिलेबस पूरा। उसके अलावा मेंस हिंदी इंग्लिश के जो आप लोगों के सिनॉप्सिस भी है। अगर 2023 के परचेस करना हो तो हिंदी या इंग्लिश हो, दोनों सिनॉप्सिस आपको 199 रुपीज़ में केवल 2023 वाला मिल रहा है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में मिल रहा है। और 2024 में भी हमारे जो है आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश के अगर आप लोगों को सिनॉप्सिस चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल है गाइस। आप लोग हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करिएगा, आप मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको प्राइस वाइज वगैरह जो भी रहेगा वो बता देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करूँ मैं तो 21 रुपये में आप लोगों को, मात्र 21 रुपये में, केवल और केवल 21 रुपये में आपको करंट अफेयर्स की जो है आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जा रही है, करंट अफेयर्स की दी जा रही है, याद रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा आप लोग, दिसंबर 2022 से लेकर के अप्रैल 2024 तक का मिलेगा इसमें, जब तक कि आप लोग की एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक की है ये, अप्रैल 2024। क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोगों को सबसे बेसिक वाला या फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ना है और उसका नाम है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, ठीक है। मेन फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ साइंस को पढ़ना है हमें, और उसकी शाखाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, इनको हम लोग अगर साइंस को बांटना चाहे तो 3 ही पार्टों में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। और वैसे भी देखिए, यहाँ से केवल और केवल आप लोगों से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाने वाला होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आज इसके बारे में हम लोग खत्म कर देंगे इसको। देखिए, ज़्यादा इतना डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि वैसे भी आप लोगों का मेन सिद्धांत है बस, और मेन सिद्धांतों को भी मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा इतना भी, ठीक, क्योंकि नॉर्मल है बस, ठीक है। तो वो नॉर्मली पूछा जाएगा। उसके अलावा हम लोग चले जाएंगे फिर फिजिक्स पे जाएंगे, और फिजिक्स के बाद में हम चले जाएंगे कहाँ पे? केमिस्ट्री पे। तो एक लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे इनको खत्म करने की, ना, केमिस्ट्री, ठीक है। तो एक लेक्चर के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे, बायोलॉजी के मौलिक सिद्धांतों को पढ़ेंगे, ठीक है। मेन फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ साइंस है ना, फंडामेंटल, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पहला वाला, ठीक है। तो बायोलॉजी को पढ़ना है और आ जाइए फटाफट। अगर आप लोग लाइव आ गए हो तो फटाफट मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के मैसेजेस को देख पाऊँ, ठीक है, और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाएँ। बायोलॉजी के ऊपर, बायोलॉजी के नेम के ऊपर मैं फटाफट आप लोगों से डिस्कस कर लूँ आखिर में कि बायोलॉजी का मेन फंडामेंटल जो है, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में पहले बात कर लो कि बायोलॉजी आखिर में आया क्या है, बायोलॉजी का वर्ड किसने दिया है। तो सबसे पहले देखो जरा, बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, बायोलॉजी को हम लोग बोलते हैं, या 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है बायोलॉजी आपका, बायो प्लस लॉजी, है ना, बायो प्लस लॉजी। और बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन। क्या होता है? जीवन या जीवधारियों का अध्ययन। मेन रूप से जो कहलाता है वो पूरी तरीके से क्या होता है? जीवधारियों का अध्ययन होता है, जीवधारियों का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन जहाँ पे हम लोग करते हैं उसे बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। बायो मतलब होता है जीवन, बायो का मतलब क्या होता है? जीव या जीवन, जीव या जीवन होता है। और लॉजी का मतलब होता है आप लोगों का अध्ययन, है ना। हर जगह पे अगर आप लोगों के सामने लॉजी लग जाता है तो लॉजी का मतलब ये हो जाता है वहाँ पर कि अध्ययन होता है किसी भी चीज़ों का, चाहे वो आगे कोई सी भी चीज़ हम लोग पढ़ ले, चाहे बायोलॉजी पढ़ ले, चाहे हम लोग फिजिक्स का पढ़ ले, चाहे केमिस्ट्री का पढ़ ले, चाहे बॉटनी का पढ़ ले। तो अलग अलग इनकी शाखाएँ होती है, बहुत सारी शाखाएँ होती है, तो उनका अध्ययन हमें करना पड़ता है, ठीक है। अगर स्पेशली अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि बायोलॉजी शब्द जो है आखिर में दिया किसने था, तो पहली चीज़ तो बायोलॉजी शब्द आखिर में किसने दिया था, तो ये वाले शब्दों के ऊपर हम लोगों को बात करना पड़ेगा। फिर शब्द के बाद में हम देखेंगे कि बायोलॉजी शाखा का जो फादर है वो कौन है, आखिर में फादर कौन है। देखिए, बायोलॉजी को जब हम लोग इसको बांट रहे थे हम लोग, तो इसको भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। स्पेशली कितने भागों में बांट देते हैं हम? तो एक बायोलॉजी या जीवन को हम लोग बांट देते हैं इसमें, क्योंकि जीवधारी कैसे आते हैं? देखो, इसमें सजीव आते हैं कि निर्जीव आते हैं, तो नॉर्मल सी बात है इसमें जीव कैसा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जीव कैसा आएगा, इसमें सजीव वाला आएगा, है ना, सजीव। अगर जैसे आप लोग बोलोगे मतलब कुल मिला के कि जिनके अंदर जान होती है, कुल मिला के, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनको, जैसे मान लो सपोज करो मैं लिविंग में और नॉन लिविंग में बांटूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लिविंग है, मतलब ये क्या है? सजीव है। तो लिविंग को अगर हम लोगों को बांटना हो तो 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे लाइक आप लोगों का बायोलॉजी हो गया और बॉटनी हो गया,
बोटनी हो गया। तो ये सारे जीवधारी कहाँ पे आ जाते हैं आप लोगों के, लिविंग में आ जाते हैं। और अगर इनको भी मैं दो भागों में बांट दूं तो आप लोगों के क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग हो जाएंगे कि नहीं, नॉन लिविंग। मतलब ये कैसे हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही चीज़ें। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको बायो को अगर बांटना हो तो देखो जरा, एक तो इसको हम लोग बांट सकते हैं कि इसमें बायोलॉजी ऑलरेडी है, ठीक है, बायोलॉजी, और एक आ जाता है आप लोगों का जूलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, मतलब जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ये दो शब्द दिए गए थे। और ये दोनों ही शब्दों के फादर जो होते हैं, इन दोनों ही शब्दों के जो फादर होते हैं उनका नाम क्या था, अरस्तु। और इन इंग्लिश में अगर हम लोग बात कर लें, इन इंग्लिश में बात कर ले तो उसका नाम क्या आ जाता है, एरिस्टोटल, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी है एरिस्टोटल के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है। क्लियर है, क्या आ रहा है समझ में सब लोग? बस जो है मैसेज करते जाइएगा प्लीज़, है ना। और जो भी लोग आ गए हैं लाइव वो लोग कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। तो जीवधारियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है आप लोगों का, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे हम लोग आगे कि अच्छा शब्द की बात करेंगे तो शब्द का यूज़ किसने, सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज़ किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, ट्रेविरेनस ने। तो ये दोनों ही चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है जैसे जैसे क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैं पहली बात बता दूं आप लोगों को कि ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा फिलहाल में, क्योंकि नॉर्मल आप लोगों का साइंस है, जितना ज़्यादा नॉर्मल हम लोग पढ़ पाए बस उतना ही पढ़ेंगे अभी फिलहाल में, ठीक है। तो बायोलॉजी का मैंने आप लोगों को बता दिया, देखिए सजीव और निर्जीव दो भागों में बांट करके बता दिया कि सजीव में क्या आ जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा। तो लिविंग में आप लोगों का क्या आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है कि बायोलॉजी और जूलॉजी आ जाएगा, ठीक है, बायोलॉजी और जूलॉजी आ जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री और नॉन लिविंग के अंतर्गत आ जाता है। देखिए साइंस तो पढ़ना होता है, साइंस का पूरा पार्ट जो आता है वो ऑब्वियस बात यही सारी चीजें आ जाती है। देन अगर बात करेंगे हम लोग तो अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोगों का बायोलॉजी मतलब जीवधारियों का अध्ययन। शब्द किसने दिया है, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। फादर कौन है, अरस्तु। किस किस चीजों का, तो बायोलॉजी और जूलॉजी के अंदर बांट दिया था। बोलो जल्दी से, ये बांटा किसने था बायोलॉजी और जूलॉजी के अंतर्गत, तो अरस्तु ने बांट दिया था। किसने बांट दिया था, अरस्तु ने बांट दिया था। तो हम लोग क्या सीखे कि अरस्तु कौन है, आपको पता ही है ना, अपन लोगों ने खूब मतलब हम लोग जो है 4th पेपर में पढ़ेंगे कि अरस्तु एक प्राणी है, अरस्तु एक व्यक्ति है जो कि कहाँ का, यूनान का है। कहाँ का, यूनान का है। और यूनान में इस्टागिरा शहर का है। कहाँ का है, इस्टागिरा नामक शहर का है, इस्टागिरा शहर का है, ठीक है, इस्टागिरा शहर का है। और ये जो है याद रखिएगा, जिसने बायोलॉजी की दो शाखाओं का अध्ययन किया था और उनके क्या कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं, जैसे लाइक बायोलॉजी और जूलॉजी, बायोलॉजी और जूलॉजी। क्लियर है। अब आप बोलोगे सर फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी मतलब होता है वनस्पति शास्त्र। तो सर आखिर में वनस्पति शास्त्र का फादर कौन होता है, क्योंकि ये सारे फादर्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के साइंस के अंतर्गत या जो है सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आखिर में बॉटनी का फादर कौन होता है, बॉटनी का आखिर में फादर कौन है, ठीक है। क्लियर है। अब साइंस को जो है देखो बायोलॉजी और जूलॉजी में तो बांट दिया था किसने, याद रखिएगा, सबसे सही भागों में जो बांटा था वो किसने बांटा था ऑब्वियस सी बात है अरस्तु ने। लेकिन इसने जो बांटा था इसको किंगडम के रूप में बांटा था, तो याद रखिएगा दो भागों में बांटा था, और दो भागों में किसने बांटा था, तो याद रखिएगा अरस्तु ने बांटा था, ठीक है। लेकिन ये मेन क्लासिफिकेशन नहीं था, याद रखिएगा मेन क्लासिफिकेशन नहीं था। मेन क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो याद रखिएगा कैरोलियस लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया था, कैरोलियस लीनियस ने, कैरोलियस लीनियस ने, ठीक है, कैरोलियस लीनियस ने दो भागों में बांटा था इसको, है ना, बायोलॉजी में बांट दिया था, बायोलॉजी में बांट दिया था और बॉटनी में बांट दिया था, बॉटनी में बांटा था। क्योंकि देखो जरा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था कि लिविंग और नॉन लिविंग में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लिविंग में। और ये बायोलॉजी और जूलॉजी के अंतर्गत आप लोग जाओ भले ही, तो इनके जब हिंदी नाम निकालोगे आप लोग क्या क्या बायोलॉजी और जूलॉजी में, तो एक जीव है और एक जंतु है, नॉर्मल सी बात है, दोनों लिविंग तो है ना। तो लिविंग प्राणियों को हम लोग एक ही जगह पे बांट सकते हैं, और बॉटनी वाले भाग को मतलब वनस्पति वाले भाग को भी हम लोग बांट सकते हैं अलग साइड से, ठीक है। देखिए जरा एक पेड़ में भी जान होती है, ऑब्वियस सी बात है, देखा होगा आप लोगों ने, भले हम लोग निर्जीव बोल दें हम, लेकिन है तो प्राणी सजीव, क्योंकि वो अपने आकार के अनुसार बढ़ सकता है, आकार के अनुसार तो बढ़ता है, ठीक है। तो और ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू साइंस हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको लिविंग प्राणी के अंतर्गत बोल देते हैं। क्लियर बात है, समझ में आया, बताइए जल्दी से फटाफट, जो भी चीज़ें समझ में आती जाए फटाफट बताते जाइएगा कि हाँ सर हमें समझ में आता जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ कैरोलियस लीनियस को याद रखिएगा टू किंगडम प्लान का जनक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, टू किंगडम प्लान। तो आप लोगों से पूछेगा टू किंगडम प्लान किसने दिया था। अच्छा ये सारी चीजें, ये साक्ष्य आखिर में दे कहाँ पे रहे, तो भाई ये जो एविडेंस दे रहे हैं
जो एविडेंस दे रहे हैं वो कहाँ पर दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इनकी अपनी अपनी बुकें हैं। तो ये एविडेंस जो दे रहे थे ये दिया था इनने, याद रखिएगा किसने, अरस्तु ने। तो याद रखिएगा हिस्टोरिया एनीमिलियम में दिया था। कहाँ पे दिया था, हिस्टोरिया एनीमिलियम में, एनीमिलियम इसमें दिया था। ठीक है, तो ये बुक है इसकी, किसकी, अरस्तु की बुक है, जिसमें ये सारी काम जितने भी रहते हैं ये सारे के सारे दे रहा है। उसके अलावा अगर कैरोलियस लीनियस की बात करोगे तो ये किसमें दिया था, ध्यान रखिएगा कैरोलियस लीनियस ने बायोलॉजी और बॉटनी जो शब्द दिया था ये टू किंगडम, याद रखिएगा ये टू किंगडम प्लान है, टू किंगडम प्लान। आगे बताऊंगा, विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा इसके ऊपर कि टू किंगडम प्लान क्या होता है। तो टू किंगडम प्लान के अंतर्गत बायोलॉजी और बॉटनी आता है। ठीक है, और ये जो दिया था इसने साक्ष्यों किया था, कहाँ पे दिया था, तो याद रखिएगा हिस्टोरिया एनी जो है प्लांटेरियम में दिया था। कहाँ पे दिया था, प्लांटेरियम में। और ऐसा बोला जाता है कि जब ये बायोलॉजी और बॉटनी, बायोलॉजी और जूलॉजी की जब ये शाखा का अध्ययन कर रहा था, कौन, अरस्तु कर रहा था, तो लगभग 1500 प्राणियों का अध्ययन किया था। कितने, 1500 जीवों का अध्ययन किया था इसने। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, कैरोलियस लीनियस की, तो लगभग इसने 2 भागों में बांट दिया था बॉटनी को भी, क्योंकि एक तो पेड़ पौधे आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक तो पेड़ पौधे आ जाते हैं इसमें, और पेड़ पौधों के अलावा आप लोगों को ऐसा भी रहता है ना कि बहुत सारे जो है जड़ी बूटियाँ, औषधि वाले जीव भी रहते हैं यहाँ पे, है ना, जड़ी बूटी वाले भी रहते हैं। तो लगभग इसने भी 500 प्रकार के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों का अध्ययन किया था। और किस नामक बुक में किया था, याद रखिएगा, तो उसमें किया था सिस्टेमा नेचुरी में, सिस्टेमा नेचुरी, है ना। आप बोलोगे सर ये कौन सा है फिर, हिस्टोरिया जो है प्लांटेरियम, तो हिस्टोरिया प्लांटेरियम में इसमें बॉटनी की शाखाओं का और बायोलॉजी की शाखाओं को एक बार फिर से अध्ययन किया था और उस वाले में साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। लेकिन ये 500 जीवधारियों का जो अध्ययन किया गया था वो एक बुक थी उसकी, जिसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। तो इसके अंदर उसने क्या किया था, पूरा अध्ययन किया था। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। अब फाइनली हमें जो प्राप्त हो गया है वो क्या प्राप्त हो गया, देखो जरा सुनना अब, कि टू किंगडम प्लान किसने दिया था। आप लोगों को सीधा पूछेगा कि बताइए टू किंगडम प्लान किसने दिया था। ठीक है, अब देखो यार एक्चुअल में क्या है कि मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं घुस सकता हूँ इसमें, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक नॉर्मल जो है इंट्रो बताता जा रहा हूँ कि आखिर में किस किसने क्या क्या दिया है। तो टू किंगडम प्लान अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो वो दिया था कैरोलियस लीनियस ने। किसने दिया था, कैरोलियस लीनियस ने दिया था। ठीक है, कैरोलियस लीनियस ने दिया था। और कैरोलियस लीनियस ने, याद रखिएगा, कैरोलियस लीनियस ने तो कौन कौन सा दिया था, बायोलॉजी और बॉटनी। क्या दिया था, बायोलॉजी और बॉटनी। ठीक है, बॉटनी। अब बॉटनी को हम लोग एक काम करें, इसको बांट दे तो अपन लोग इसको बोल दे प्लांट। ठीक है, प्लांट, तो इसको याद रखिएगा प्लांट भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, प्लांटेरियम में बोल सकते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे हम लोग अगर टू किंगडम को, तो 3 किंगडम बांट देते हैं कि 3 किंगडम। आप लोगों से पूछेगा सर 3 किंगडम सिद्धांत किसने दिया था। ध्यान रखिएगा 3 किंगडम सिद्धांत आप लोगों का दिया था अर्नेस्ट हेकल भाई साहब ने। किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने। ये डायरेक्टली सीधे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाने वाले, डायरेक्टली सीधा पूछेगा, सीधा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा नॉर्मली। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में क्या है कि इनको तो हम डिटेल में पढ़ सकते थे, बहुत ज्यादा डिटेल आता है, क्योंकि मैं बताऊं अगर बायोलॉजी में किंगडम को अगर बांटना चाहे तो हम लोग 11 किंगडम में अलग अलग बांट सकते हैं, और मैं उनके बारे में आप लोगों से चर्चा भी कर सकूँ। और जो लोग स्पेशली जो साइंस वाले बैकग्राउंड वाले होंगे वो फटाक से समझ जाएंगे क्या सर पोरीफेरा क्या होता है, कॉर्डेटा क्या होता है, हेमिकॉर्डेटा क्या होता है, इकाइडोडर्मेटा क्या होता है ना, एस्के एल्मेंथिस क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें वो समझ गए होंगे, प्लेटी एल्मेंथिस क्या होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में समझ गए होंगे कि सर ये बहुत ज्यादा डेप्थ ले और बहुत ज्यादा अंदर तक का आता है। लेकिन चूंकि उसने बोला है मूल सिद्धांत पढ़ना है बस, तो मूल सिद्धांत के रूप में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं बस। ठीक है, चलिए 3 किंगडम की बात करेंगे, किसने किया, अर्नेस्ट हेकल ने। सर इनको कितने भागों में बांटा, देखिए एनीमिलिया तो था ही, प्लांटेरियम था ही, और इसको किस में बांट दिया था, याद रखिएगा आप लोग, तो याद रखिएगा इसको मोनेरा में बांट दिया था उसने। काय में बांट दिया था, मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा के बाद में अगर हम लोग जाए आगे तो 3 किंगडम के बाद में कौन सा आया था, तो 4 किंगडम प्लान आया था। याद रखिएगा 4 किंगडम प्लान। और 4 किंगडम प्लान किसने दिया था, तो याद रखिएगा कोपलैंड भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था, तो याद रखिएगा कोपलैंड भाई साहब ने दिया था। इसमें एनीमिलिया था, प्लांटी था, है ना, मोनेरा था, इसमें जोड़ दिया था उसने प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा जोड़ दिया था, याद रखिएगा। फिर आगे बात करेंगे अगर हम लोग तो 5 किंगडम प्लान किसने दिया था, ध्यान रखिएगा 5 किंगडम प्लान दिया था, याद रखिएगा व्हीटेकर ने। किसने, व्हीटेकर ने। व्हीटकर भी बोल दिया जाता है बहुत सारी जगह पे। इसमें एनीमिलिया था ही, प्लांटेरियम था ही, मोनेरा था ही, प्लांट जो है आप लोगों का प्रोटिस्टा था ही, लास्ट में इनने जोड़ दिया था क्या, फंजाई। फंजाई को हम लोग क्या बोल देते, कवक। तो ये सारे प्लान्स जो है डायरेक्टली सीधे सिद्धांत दिए गए हैं, तो इनको याद करना बहुत ज़्यादा आईएमपी, और सीधे क्वेश्चन पूछे जाने वाले, सीधे पूछेंगे क्या क्या कि 2 किंगडम प्लान किसने दिया, 3 किंगडम प्लान किसने दिया, 4 किंगडम प्लान किसने दिया, 5 किंगडम प्लान किसने दिया, और आपने पढ़ा भी इनका, है ना, इनके बारे में। तो टोटल अगर मैं 5 किंगडम प्लान के बारे में लिख दूं अगर, तो आप लोग क्या क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एनीमिलिया,
इन इंग्लिश लिख रहा हूँ एनिमिलिया। एनिमिलिया का मतलब हो जाता है जंतु जगत। प्लांट जो है प्लांटी, तो प्लांटी मतलब पादप जगत। अगर आप लोगों से पूछ दिया मोनेरा, तो मोनेरा मतलब मोनेरा ही होता है। देखो एक्चुअल में है ना, मोनेरा ऐसे प्राणी होते हैं, देखो एक्चुअल में क्या होते हैं मोनेरा। देखो एनिमिलिया के बारे में तो आप लोग जान ही गए, पोरीफेरा, टीनोस्पोरा है ना, उसके बाद में आप लोगों का सिलेंट्रेटा है ना, प्लेटी एल्मेंथीज, एस्के एल्मेंथीज, उसके अलावा जितने भी प्राणी आ जाए तो वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, एनिमिलिया में आ जाते हैं। मतलब 11 किंगडम में बांट देते हैं हम लोग। कितने किंगडम में बांट देते हैं, 11। अगर प्लांटी के बारे में बात करूंगा तो प्लांटी में भी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में बांटते हैं इन प्लांटी वाले जीवों को, 3 भागों में, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कवक के जो है शैवाल वेवाल वगैरह के बारे में जितने भी अध्ययन रहते हैं, इनके आर्थिक लाभ हानि सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितने भागों में बांटते हैं हम, 3 भागों में, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अलग अलग बांट देते हैं। फिर आ जाता है आपका मोनेरा। मोनेरा में आप लोगों ने देखा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके अलावा जो आप लोगों ने देखा होगा बैक्टीरिया आ जाता है इसमें साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, इसमें आर्ची बैक्टीरिया आ जाता है, तो बहुत सारे प्राणी आ जाते हैं। तो किस में आ जाते हैं, मोनेरा में। मोनेरा के बाद में बात करेंगे हम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, आपने पेनिसिलियम का नाम सुना होगा, आपकी दर्द निवारक नामक एक वैक्सीन होती है। आपने ऑफ्लाटेक्सिन नामक जहर के बारे में नाम सुना होगा। तो ये सारे कहाँ आते हैं, प्रोटिस्टा वाले पार्ट में आता है। और लास्ट वाला पार्ट क्या होता है आपका, फंगी वाला पार्ट। ठीक है, फंजाई। ठीक है, कवक के बारे में तो आप लोग खुद ही जानते हो, नॉर्मल सी बात है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सारा किंगडम जो है 5 किंगडम के अंतर्गत आ जाता है। अब मैं इसके बारे में, इसके अलावा डिटेल आप लोगों को ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं बात करूंगा, क्योंकि हमसे केवल और केवल नॉर्मल सिद्धांत के बारे में बताता है। क्लियर है, बोलो। सर ये भी बंद क्यों हो गई थी, फिर नोटिफिकेशन वहाँ भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी एक्चुअल में। समझ में आया, बताओ जल्दी से फटाफट। क्या आ रहा ना, सब कुछ आ रहा है। अभी आपका चेहरा आया था। क्लियर है, ये राम कहानी क्लियर हो गई हमें अच्छे से, बोलो जल्दी से। अच्छा, बीच में रुक रही है क्लास, बीच में रुक रही है क्लास। एक मिनट बस है ना, 1 मिनट रुक जाइए। अब नहीं रुकेगी ना बिल्कुल भी, अब नहीं रुकेगी बिल्कुल भी। चलिए स्टार्ट कर दे फिर वापस से। आ गया समझ में। गुड इवनिंग भाई, है ना सभी लोगों को गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल, नर्मदे हर, राधे राधे सबको। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका सिद्धांत की। अच्छा, कोशिका के बारे में बात कर लेते, थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। देखो ज़्यादा नहीं करवाऊंगा मैं आप लोगों को, है ना, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सेल के बारे में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेल के बारे में। तो कोशिका याद रखिएगा आप लोग, खोज किसने की है। अब आप लोग जो है ना, बिल्कुल भी मेरे से ये मतलब एस्पेक्ट मत कीजिएगा प्लीज़ कि सर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हल्का सा डिटेल बता दीजिए, वो वाला अपन डिटेल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं हटा भी दिया पूरा पोर्शन और नॉर्मली आएगा भी नहीं। खोज की बात करेंगे अगर तो 1665 में किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। किसने की है, रॉबर्ट हुक ने खोज की है, रॉबर्ट हुक ने खोज की है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे स्मॉल सेल कौन सी होती है, स्मॉल वाली, ठीक है, तो स्मॉल सेल याद रखिएगा आप लोग, पीपीएलओ होती है। कौन होती है, पीपीएलओ, मतलब प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर हम लोग इसको नाम क्या दे देंगे, तो इसको नाम दे देंगे हम लोग माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्मा, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे सर बिग सेल कौन सी होती है, सबसे बड़ी जो है बड़ी कोशिका होती है, बिग कौन सी होती है, ध्यान रखिएगा। बिग कोशिका आप लोगों की होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग मतलब क्या होता है सर, शुतुरमुर्ग आप लोग क्या होता है, ओस्ट्रिक एग, है ना, एग मतलब उसका अंडा। क्लियर है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों से सबसे लार्ज बोल दिया जाए कि सर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम होता है दोस्त, तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है ना, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों से नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा इसमें से
सेल में, है ना। सेल का अध्ययन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर लॉजी क्या है, इसका याद रखिएगा अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो नॉर्मली इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। अब हम लोग ऑर्गन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑर्गन्स में बहुत सारे जो है क्यूरीज बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमारी चूंकि सिद्धांत को पढ़ना है तो सिद्धांतों के अंतर्गत एक्चुअल में आता नहीं है, लेकिन जब सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग तो सेल थ्योरी को पढ़ेंगे, सेल थ्योरी, ठीक है। और सेल थ्योरी को अगर हमें पढ़ना है तो याद रखिएगा सेल थ्योरी किसने दी थी। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं आपको, सेल थ्योरी दो व्यक्तियों ने दी है। दो व्यक्तियों के नाम क्या है याद रखिएगा, एक का नाम है स्लीडन, एक का नाम क्या है स्लीडन, और एक का नाम है स्वान, ठीक है। इन दोनों ही व्यक्तियों ने अलग अलग दिया था एक्चुअल में। इनने दिया था 1838 में और इनने दिया था 1839 में। दोनों ने अलग अलग सिद्धांत दिया था। एक था एक्चुअल में बॉटनिस्ट और एक था एक्चुअल में बायोलॉजिस्ट, है ना, बायोलॉजिस्ट। ये दोनों अलग अलग थे। इन दोनों की ही एक्चुअल में क्या हो गई थी, मैचिंग हो गई थी। दोनों का कोशिका सिद्धांत एक साथ मिल गया था, इसलिए इन दोनों ने 1838-39 में क्या दे दिया था, कोशिका का सिद्धांत दे दिया था, सेल थ्योरी दे दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब सेल थ्योरी के बारे में अगर मैं आप लोगों से अलग अलग बिंदुओं के बारे में बात करूं तो मैं आप लोगों से 3 बिंदुओं के बारे में बात करूंगा। 3 बिंदुओं के बारे में अगर बात करूं तो सुनना जरा, तीनों बिंदु को अच्छे तरीके से। मैं लिख करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली सीधा बता रहा हूं। इसने पहली लाइन जो बोला था वो क्या बोला था कि प्रत्येक जो कोशिका रहती है, जो मतलब कोशिका की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कौन, जो आप लोगों की सेल। अगर हमारी बॉडी है, अगर बॉडी स्ट्रक्चर होता है तो मूल संरचनात्मक मतलब फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो कौन होती है, कुल मिलाकर के आप लोगों का कौन होता है, सेल, ठीक है। तो पहली वाली चीज इसने क्या बोला था कि फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो कौन होती है, आपकी सेल होती है कुल मिला के। पहला सिद्धांत ये दिया था, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ने क्या बोला था कि प्रत्येक जीव या तो एक कोशिका से मिलकर बना होगा या फिर अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, मतलब या तो एक कोशिका होगी, ठीक है। और लाइक में अगर आप लोगों से एक कोशिकीय जीवों के प्राणी में बात कर लूं तो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होंगे, तो भी सी बात है, देखो यूनिसेल्युलर कौन होंगे, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होंगे, तो याद रखिएगा आप लोग एक कोशिकीय कौन कौन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा के अलावा अगर मैं बात कर लूँ पैरामीशियम के अलावा बात कर लूँ मैं तो युगलिना, है ना, युगलिना के अलावा बात कर लूँ मैं आप लोगों से तो उसके अलावा कौन आ जाता है आपका, तो अमीब जो है क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया मतलब आप लोगों का जीवाणु, है ना, जीवाणु बैक्टीरिया। उसके अलावा वायरस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा वायरस नहीं आता है, ठीक है। पहली चीज बता दूं, देखिए वायरस एक कोशिकीय जीव होता है, हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि ये सेल थ्योरी का परिपालन नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से आता है कि एकमात्र वर्ल्ड का एकमात्र प्राणी ऐसा है, पूरे यूनिवर्स का प्राणी एकमात्र ऐसा कौन सा होता है जो कि सेल थ्योरी को नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? नहीं मानता है। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या होता है, वायरस। क्योंकि वायरस के अंदर क्या होता है ना, बडिंग होती रहती है, मतलब वो आकार का परिवर्तित कर लेता है। ना तो उसमें सजीव का पता चल पाता है, ना ही निर्जीव का पता चल पाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि गंगा से आप लोग जो एक पानी, या तो गंगा को लेकर के आते हो, पानी की बोतल भर के लेके आते हो, या फिर नर्मदा का पानी लेकर के आते हो, तो भी ऐसी बात है आप लोग पता चल गया होगा ना कि उसमें टी2फेज नामक प्राणी होता है। क्या होता है? टी2फेज नामक वायरस होता है, टी2फेज। आप लोग बोलते हो ना घर पे कि यार हमारे घर में तो जो है हम लोग क्या लेके आ गए हैं कि घर को पवित्र करने के लिए हम लोग क्या लेके आ गए, एक वायरस लेके आ गए, टी2फेज, या गंगा या नर्मदा का पानी लेके आ गए, और उसको छिड़काव से क्या हो जाता है, तो एक्चुअल वो बैक्टीरिया मारने का काम करता है वायरस, ठीक है। तो इस प्रकार के वायरस, और आप लोगों ने गंदगी वाले वायरस भी सुने होंगे, जैसे लाइक आप लोगों को बीमार कर रहा है एड्स वायरस, है ना, हर्पीज वायरस, है ना, मीमल्स वायरस, बहुत सारे वायरस के बारे में, पोलियो वायरस, तो बहुत सारे वायरसेस के बारे में मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। तो बहुत सारे वायरसेस हो जाते हैं, तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअल में कौन से है। तो ये ना तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी का पता ही नहीं चल पाता है, तो इसलिए वायरस का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, आर्कीबैक्टीरिया आ जाता है। तो बहुत सारे प्राणी जो रहते हैं आप लोगों के कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो ये सारे प्राणी यहाँ पे आ जाते हैं, या तो एक कोशिका, मतलब या तो एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो वहां पर कौन दे रहा है, ये वाला सिद्धांत कौन दे रहा है, ये दोनों व्यक्ति दे रहे हैं। तीसरा सिद्धांत क्या था, याद रखिएगा, तीसरा सिद्धांत ये देना भूल गए थे एक्चुअल में। क्या हो गया था, ये देना भूल गए थे। तो बाद में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, और ये रुडोल्फ विर्चो जो है ना, इनने जो है ये सिद्धांत को कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए और ये बोल दिया जाए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसने कोशिका सिद्धांत को कंप्लीट किया था, क्या किया था, कंप्लीट, तो कंप्लीट करने का काम याद रखिएगा आप लोग, कंप्लीट करने का काम किया था रुडोल्फ विर्चो ने। विर्चो ये बोलता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब प्रत्येक
प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण एक पुरातन कोशिकाओं से होता है। मतलब क्या होता है, नव कोशिका का निर्माण पुरातन कोशिका, मतलब जब तक जो है एक, मान लीजिए मैं कोशिका हूं, फिलहाल में मैं कोशिका हूं, या मेरे ऑर्गन में एक कोशिका है, मान लीजिए हैंड में एक कोशिका है, तो जब तक वो मरेगी नहीं, वापस से उस साइड पे जिंदा दूसरी वाली नहीं हो पाएगी। तो इसने ये बताया था, किसने, रुडोल्फ विर्चाउ ने, क्या बोला था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब प्रत्येक पुरातन कोशिका से एक नव कोशिका का निर्माण होता है, और हमारी सेल थ्योरी इसी प्रकार से जो हो जाती है, क्या, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कब दिया था, किन किन ने दिया था, कौन कौन सी फील्ड से थे, ये वाले सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए। ठीक है, तो ये सेल, आप लोगों का सेल वाला सेगमेंट जो होता है वो कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में भी मैं आप लोगों को 2 या 3 सिद्धांत ही बताऊंगा। इवोल्यूशन, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैव विकास। क्या बोलेंगे हम, जैव विकास। ठीक है, जैव विकास। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना, समझ में तो आ रहा ना प्रॉपर, फटाफट बस ये बोल दिए। चलिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, कि आखिर में जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किस प्रकार से आता है। नॉर्मली इनकी चीज की बात करते हो तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो लेमार्क भाई साहब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा लेमार्क का। ठीक है, तो लेमार्क एक सिद्धांत देता है अपनी पुस्तक में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में, सॉरी फिलोसफिक जूलॉजिकल में देता है। और फिलोसफिक जूलॉजिकल में आप लोगों ने सुना भी होगा लेमार्क का सिद्धांत का, कि इसने जो सिद्धांत दिया था, मैं 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ फटाफट। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है ना, कि एक प्राणी का अध्ययन करता है। वो एक्चुअल में क्या है ना, कि अंगों की जो अंग रहते हैं ना, उनके ऊपर एक्चुअल में क्या करता है, अध्ययन करता है। जैसे अंग की बात करूं मैं, कि जैसे इंसान के हाथ है, ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या था, ये पैर हम लोग चलने, ऑब्वियस सी बात है, ये हाथ जो है वो क्या करते थे, हम लोग पहले चलने का काम करते थे इस पर, लेकिन बाद में एक्चुअल में मॉडिफाई हो गए हैं पूरे के पूरे प्राणी, है ना। तो हमारे हाथ कैसे हो गए, आज वस्तुओं को पकड़ने में काम आ रहे हैं। और इनने जो मेन सिद्धांत दिया था वो किसके ऊपर दिया था, तो आप लोग समझ जाओगे फटाक से, जिराफ के ऊपर। किसके ऊपर दिया था, जिराफ के ऊपर। इनने एक्चुअल में देखा कि जिराफ जो है नीचे साइड की पत्तियां, घास पत्तियां नहीं खाता था, वो क्या खाता था, ऊपर की पत्तियां खाता था, और लगातार उस अपने अंगों को क्या करता रहा, वो स्ट्रेच करता रहा। क्या करता रहा, स्ट्रेच करता रहा। तो जब स्ट्रेच लगातार करता रहा, तो ध्यान रखिएगा वहां पे जिराफ जो है वो प्राणी के ऊपर लेमार्क का सिद्धांत दे दिया। मतलब इनने, याद रखिएगा, जो है जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत दे दिया था। कौन सा दिया था, जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। मतलब जो प्राणी अपने अंगों का सदुपयोग कर लेते हैं, वो अंग क्या हो जाते हैं, विकसित, और जिन अंगों का यूज नहीं कर पाता है वो कैसे हो जाते हैं, अविकसित। जैसे लाइक हम लोगों के त्वचा के बाल, हम लोग विकसित ही नहीं कर पा रहे, मतलब हम लोग प्रॉपर उनका यूज ही नहीं कर पा रहे, है ना। हमें ठंड लगती है, फटाक से हम लोगों ने क्या पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन लिया। अगर मान लीजिए हमें ज्यादा गर्मी लगने लग गई, फटाक से हमने एसी चला लिया, पंखा चला लिया। ठीक है, तो हमारी चमड़ी का काम, स्किन का काम कुछ रहा ही नहीं। और जब उनका काम नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है, इसने 2 प्रकार के अंग दे दिए, या तो यूज करने वाले, एक नॉन यूज करने वाले। जैसे लाइक आप लोगों का वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, है ना, लाइक आप लोगों का ये ईयर पिन ना, तो ये सारे पार्ट जो है याद रखिएगा ये नॉन यूज्ड है, और बाकी यूज्ड वाले तो आप लोगों को मैंने बताई दिए। ठीक है, तो ये लेमार्क का सिद्धांत था। चलिए अगला सिद्धांत आ जाते हैं डार्विनवाद। डार्विनवाद एक्चुअल में डार्विन नाम का एक व्यक्ति, इसलिए डार्विनवाद दिया गया है ना। लेमार्क मतलब लेमार्कवाद। तो डार्विनवाद क्या था, इस पे ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। बाकी लोग भी मैसेज कर दिया करो, है ना, बाकी लोग भी प्रॉपर मैसेज कर दिया करो ताकि मुझे समझ में आ जाए। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, डार्विनवाद के बारे में बात करते हैं। डार्विन नामक एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, HMS बीगल नामक जहाज से क्या करता है, यात्रा कर रहा था, और गेलापागोस नामक द्वीप पे जाता है। तो वहां पर एक्चुअल में वन्य प्राणियों को, वन्य जीवों को देखता है। वहां पर डार्विन फिंचेस को भी देखता है, बहुत सारी चिड़ियाओं को भी देखता है। उन चिड़ियाओं को जब देखा था इसलिए उनको बोल दिया डार्विन फिंचेस। ठीक है, उसी का नाम आ गया। तो याद रखिएगा एक्चुअल में यहाँ पे क्या बोलता है, डार्विनवाद के सिद्धांत के अकॉर्डिंग कौन बोलता है, डार्विन। वो ये बोलता है कि जितने भी प्राणी होते हैं जंगल में, मान लीजिए एक शेर है, ठीक है, एक व्यक्ति कौन है, शेर है, ठीक है, एक शेर आ गया है, और एक क्या है, हिरण है। ठीक है, हिरण जब ऊपर जब उठेगा मॉर्निंग के टाइम पे, H for हिरण हो गया, ठीक है, और S for शेर हो गया। जब हिरण उठेगा ना तो ये सोचेगा कि भैया इसको कैसे मैं हराऊं, पहली चीज तो मतलब इससे मुझे बचना पड़ेगा सुबह सुबह टाइम पे। ठीक है, और दूसरे जो छोटे प्राणी हैं उनको कैसे खाऊं मैं, है ना, ये सोचता है बेचारा, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी वंशानुगति को चलाना पड़ेगा, अपनी स्किल को चलाना पड़ेगा कि नहीं यार मुझे मेरे जीवन को बचाना पड़ेगा। तो जीवन के ऊपर जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, याद रखिएगा, डार्विन ने दिया था। क्या दिया था, डार्विन ने। और डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार यही बोला था उसने कि एक जंगल में जब एक प्राणी उठेगा शेर, तो वो ये सोचता है सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे, कि मैं हिरण को कैसे लंच बनाऊं, क्योंकि अपने पेट को पालना है। अगर वो मान लीजिए बहुत देर तक भूखा रह जाएगा तो मर मुरा जाएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी क्या करेंगे, 2 या 4 या 5 दिन ही भूखे रह सकते हैं, उसके बाद हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, और उसके बाद में फिर हम लोग धीरे धीरे करके नष्ट होने लग जाएंगे और मर मुरा जाएंगे हम भी।
मतलब क्या चाहिए हमें, खाना चाहिए। तो उसी प्रकार से इनको भी, जंगल के प्राणियों को भी भाई प्रत्येक प्राणी में प्रचुर संतानोत्पत्ति तो पाई जाती है। मतलब कोई भी प्राणी हुआ भाई, मेल और फीमेल को मिला दो, ऑब्वियस सी बात है अगले दिन बच्चा तो पैदा हो ही जाएगा, हो जाएगा कि नॉर्मल सी बात है। लेकिन उनको बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी प्रजाति को बचाने के लिए, अपनी स्पीस को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और यही सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। आया समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से सिद्धांत होते हैं। नव डार्विनवाद भी आया था उसके बाद में, इनने ये मतलब ये कुछ जो है, मैं एक्चुअल में क्या है ना, जैव विकास के बारे में बता तो रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल नहीं बता पा रहा हूं अभी फिलहाल में, क्योंकि हमारे पास में एक्चुअल में इतना ज्यादा डिटेल आएगा नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं इतना ज्यादा डिटेल आप लोगों को लेकर के नहीं जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि आपको जो है फिर अगर हम लोग पढ़ना चाहे तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के ऊपर 1 या 1.5 घंटा लगातार जो है क्लासेस हो जाती है उस पर, ठीक है। तो केवल और केवल ऊपर का बताता जा रहा हूं, केवल और केवल बस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें तो अगर हम पढ़ना चाहे तो इसके अलावा नव डार्विनवाद भी आ जाता है। नव डार्विनवाद के बाद में फिर इसमें उत्परिवर्तन भी आएगा, म्यूटेशन, मतलब आप लोगों का ह्यूगो डी व्रीज ने, है ना, उत्परिवर्तनवाद भी दिया था। उत्परिवर्तनवाद दिया था। और उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था, तो ह्यूगो डी व्रीज नामक व्यक्ति ने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज नामक व्यक्ति ने दिया था। तो ये सारे अलग अलग सिद्धांत है एक्चुअल में, ठीक है, अलग अलग सिद्धांत है जिनको हमें केवल और केवल नाम से पढ़ना है बस। जितना ज्यादा हम लोग जितना ज्यादा कम डायरेक्टली पढ़ेंगे सीधा सीधा बस वहां से बन जाए, क्योंकि उनने क्या लिख रखा है, मौलिक सिद्धांत है, बस नॉर्मल सी बात है, इनको डिटेल में मत पढ़िए बिल्कुल भी भले ही, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ केवल। ह्यूगो डी व्रीज में एक्चुअल में क्या बोला था, जैसे मान लो लेमार्क ये बताने में असफल रहा कि जिराफ में जो है कब क्विक परिवर्तन होगा, ये बताने वाला नहीं रहा, मतलब कि इनने जो है ये बताने में, आप लोगों का डार्विन ये बताने में असफल रहा कि आखिर में जो जीवन है वो अगर नष्ट हो जाता है, मान लीजिए कोई भी स्पीसीज है, मान लीजिए कोई सा भी जीव है, मान लो मैंने बोल दिया डार्विन, क्या बोल दिया आप लोगों का, डायनासोर, क्या बोल दिया मैंने, डायनासोर। अब देखो जरा, आप लोग क्या डायनासोर दिखते हैं, लेकिन पहले डायनासोर थे कि नहीं, बिल्कुल थे सर, थे कि नहीं, बिल्कुल थे। लेकिन ये खत्म कैसे हो गए, और ये नया प्राणी जो जिराफ है इसकी गर्दन कैसे बढ़ गई, तो ये बताने में असफल रहा ये। तो इसने फिर बताया, किसने, उत्परिवर्तनवाद में, ह्यूगो डी व्रीज ने, कि कोई भी अगर खत्म होने वाला है या कोई भी व्यक्ति प्राणी वाला नई जनजाति अगर जन्म लेने वाली है तो एकदम से क्विक होती है, फटाक से होती है, क्या होती है, क्विक होती है, तो उसे बोला जाता है उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन। क्या बोला जाता है, म्यूटेशन, म्यूटेशन, एकदम से क्विक रूप से, फटाक से। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति आप लोगों का दोस्त है मान लो, या फिर आप लोग अंतिम सर को देख रहे हो, अभी फिलहाल में देख रहे होंगे आप लोग की नॉर्मली दुबला पतला दिखता है, और एकदम से मान लीजिए एकदम फिर से हम लोग 5 साल बाद फिर मिले और एकदम से इसी क्लास में मिले, और मान लीजिए मुझे हट्टा खट्टा प्राणी पाया गया, थोड़ा बहुत वो बड़ा हो गया थोड़ा और भी, है ना, और थोड़ा अच्छा मोटा फटा हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे, अरे यार एकदम से परिवर्तन, एकदम से परिवर्तन दिखता है, क्विक रूप से दिखता है। हमारे घर वालों को, हम लोग अगर घर पे मोटे भी होते रहते हैं ना, या पतले रहते थे, दुबले पतले, तो उन लोगों को समझ में नहीं आ पाता कि नहीं यार ये व्यक्ति जो है मोटा या दुबला था। लेकिन आप लोग किसी भी व्यक्ति से 2 महीने या 3 महीने बाद मिलिए, एकदम से बोले अरे यार तू तो चेंज हो गया यार एकदम से, क्योंकि क्या हो गया, उत्परिवर्तनवाद जो बोलता है वो एकदम से बोलता है, क्विक, एकदम से क्विक, फटाक से होता है, ठीक है। चलिए, उत्परिवर्तनवाद के बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा अब अगला, जेनेटिक्स। आखिर हमें जेनेटिक्स का सिद्धांत किसने दिया था, जेनेटिक्स का मतलब होता है आप लोगों का वंशागति, है ना, वंशानुगति, ठीक है। तो आखिर में जेनेटिक्स क्या होता है, तो जेनेटिक्स के ऊपर एक सिद्धांत दिया गया था, याद रखना, और ये दिया गया था किसके द्वारा, जोहान ग्रेगर मेंडल के द्वारा, जोहान ग्रेगर मेंडल भाई साहब के द्वारा, ठीक है, जोहान ग्रेगर मेंडल भाई साहब के द्वारा, ठीक है। तो जेनेटिक्स का सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा, जोहान ग्रेगर मेंडल भाई साहब के द्वारा दिया गया था। और किसमें दिया था ये, तो याद रखिएगा, मटर के पौधे में दिया था। किसमें दिया था, मटर में, और मटर भी कौन सा, गार्डन पी, कौन सा, गार्डन पी, ठीक है। तो गार्डन पी में दिया गया था, तो ये ध्यान रखना है हमें, गार्डन पी के अंतर्गत दिया गया था। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार। चलिए
क्लियर है क्या? तो गार्डन पी के अंतर्गत दिया था, है ना, जोहान ग्रेगर मेंडल ने क्या दिया था, जेनेटिक्स वाला सिद्धांत, आनुवांशिकता, है ना, या तो वंशागति बोल दो या आनुवांशिकता बोल दो, आनुवांशिकता, है ना। आप लोगों से पूछ लिया जाए आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, डब्ल्यू वॉटसन ने दिया था। किसने दिया था? डब्ल्यू वॉटसन ने दिया था। डब्ल्यू वॉटसन कब दिया था? 1905 में दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। जबकि ये भाई साहब ने कब दे दिया था? 1865 में दे दिया था, लेकिन बाद में मर गए थे, बेचारे गरीब थे। इनकी भी बहुत बड़ी कहानी है, वो कहानी हम लोग चूंकि पढ़ नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो गार्डन पी में दिया था मटर, और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइजम सटाइवम, है ना, पिजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम, ठीक है। तो पाइजम सटाइवम में दिया था जोहान ग्रेगर मेंडल ने, और इनने जो है बाद में जो है याद रखिएगा दो प्रकार के शब्द दिए थे। एक प्रभावी दिया था, प्रभावी मतलब होता है डोमिनेंट, और एक दिया था अप्रभावी, अप्रभावी मतलब होता है रेसेसिव, अप्रभावी, ठीक है। इन दोनों शब्दों के ऊपर दिए थे, और इन शब्दों के ऊपर उसने 3 नियम दिए थे। क्या दिए थे? 3 नियम दिए थे। कौन कौन से दिए थे? तो ध्यान रखिएगा आप लोग। एक था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। याद रखना सेग्रीगेशन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, और एक दिया था याद रखिएगा आप लोग स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, अप्यूहन का नियम याद रखिएगा, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यवन का मतलब याद रखना आप लोग, ये होता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है इसका मतलब, ठीक है। तो पहला कौन सा होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक होता है आप लोगों का स्वतंत्र जो है आप लोगों का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और एक होता है आप लोगों का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। 3 प्रकार के नियम होते हैं, और इसमें 2 प्रकार के वर्ड दिए थे इनने। एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? प्रभाविता का नियम मतलब ये बोलता है वो कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि हम लोगों ने मान लीजिए मेरे जैसे व्यक्ति बहुत सारे खड़े हो जाए और एक वेस्ट इंडीज का प्लेयर आ जाए, पोलार्ड खड़ा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को पता है कि पोलार्ड कैसा हट्टा खट्टा है, बहुत ज्यादा मजबूत है ना, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और प्लस उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या दिखेगा आप लोगों को? अलग ही प्राणी दिखेगा, तो उसे प्रभाविता का नियम बोलेंगे। मतलब प्रभावी गुण जो रहेंगे वो अप्रभाविता के गुण को या अप्रभावी गुण को क्या कर देते हैं? छिपा देते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें पृथक्करण के नियम की, तो पृथक्करण का मतलब होता है जब हम लोग क्या कर दे, उनमें से शुद्ध और अशुद्ध को भी निकाल दे। क्या निकाल दे? शुद्ध और अशुद्ध को भी निकाल दे। मतलब क्या हो जाए, मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे 4 प्रकार के प्राणी खड़ा कर दूं मैं, 4 प्रकार के प्राणी खड़ा कर दूं। एक हो गया बिल्कुल टनटना व्यक्ति, ठीक है, मतलब बहुत पतला। एक हो गया थोड़ा मोटा, और दूसरा भी हो गया कैसा? उसी के प्रकार का मोटा, और एक व्यक्ति हो गया बहुत ही ज्यादा मोटा, ठीक है। ये 4 प्रकार के प्राणी हैं। तो इनमें से अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो क्या निकालना पड़ेगा कि एक तो बहुत ही ज्यादा दुबला है, 2 सेम सेम है, और एक बहुत ही ज्यादा मोटा है। तो उनको शुद्ध बिल्कुल उनका क्या कर दिया मैंने? अलग अलग प्रकार से अलग अलग निकाल दिया सारों को, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता है आप लोगों का? पृथक्करण का नियम हो जाता है। मतलब इसे शुद्धता का नियम भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? शुद्धता का नियम। और एक लास्ट वाला स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या होता है? स्वतंत्र अपव्यवन में क्या हो जाता है एक्चुअल में कि दोनों चीजों में भी और शुद्ध निकाल लेना। क्या कर लेना? और भी शुद्ध निकाल लेना इनमें से, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये भी लंबा बोल दिया मैंने, ये भी लंबा व्यक्ति हो गया और ये भी लंबा, अच्छा हट्टा खट्टा है, तो इसका रेशियो कितना बन जाता था पहले? 3:1। अब यहाँ पे 1:2:1 निकाल दिया हमने, मतलब शुद्ध निकाल दिया बिल्कुल, और भी जितना शुद्ध निकल पाए उतना शुद्ध निकाल दिया। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पृथक्करण का नियम, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल देंगे हम लोग, ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या करते हैं हम लोग? तो अलग अलग निकाल देते हैं कि 1:2:1 कि 2 व्यक्ति कैसे हैं, बिल्कुल जो है हल्के से ना मोटे हैं ना पतले। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पतला है, एक व्यक्ति ज्यादा ही मोटा है, बहुत ज्यादा हो गया। जैसे आप लोगों ने अगर वेस्ट इंडीज का प्लेयर एक और देखा होगा, तो वो बिल्कुल उसमें वजन 160 किलो है, सोचो जरा। अब उसका नाम में याद नहीं आ पा रहा है एक्चुअल में, वो बहुत ज्यादा ही मोटा हेल्दी व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अंबानी का बेटा, आप लोगों ने देखा होगा एक अंबानी का बेटा भी है, तो उसको भी देखोगे आप लोग तो बहुत ज्यादा कैसा थैला टाइप लगता है, वो अलग ही प्राणी लगता है बिल्कुल ही, है ना। तो वो क्या हो जाता है आप लोगों का? मोटा प्राणी हो जाता है अलग ही। तो उनको अलग अलग बांट देना, कुल मिला के बिल्कुल अलग अलग बांट देना, ठीक है। तो वो हो जाता है आप लोगों का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अब एक्चुअल में जेनेटिक्स का यूज कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आज कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। पहले आप लोग देखते होंगे कि पहले जो है आप लोगों के गेहूं के खेतों में 1 हेक्टेयर में ज्यादा से ज्यादा गेहूं निकल पाता 30-40 क्विंटल, लेकिन आज 120 क्विंटल भी निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसके एक गुण को ध्यान में रख करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा दिया। क्या करवा दिया कि ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हम लोग उसका उत्पादन कर सकते हैं उतना ज्यादा करवा दिया। और एक वर्ड होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब
मतलब होता है जब जीवधारी के दो लक्षणों को ध्यान में रख करके क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। जैसे लाइक डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या आ जाता है, ध्यान रखिएगा वहां पे मान लीजिए दो लक्षण मतलब जैसे घोड़ा और गधा, तो घोड़े और गधे को आपस में मिलवा दिया और मिलवाने के बाद में ध्यान रखना घोड़ा क्या करता है, वजन ढोता है। तो एक कारण क्या हो गया, वजन ढोना। और दूसरी चीज आप लोगों को देखोगे कि एक व्यक्ति कौन होता है आप लोगों का, घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा सॉरी गधा मतलब क्या हो गया, वजन ढोने वाला, और घोड़ा क्या हो गया, तो घोड़ा हो जाता है आप लोगों का क्या, जब तेज चलने वाला। तो आप लोगों ने देखा होगा केदारनाथ मूवी में सुशांत सिंह राजपूत को जो चलाता है वो क्या होता है आप लोगों को, खच्चर। तो दोनों से एक प्राणी को मिला लिया, एक वजन ढोने वाला और एक तेज चलने वाला, दोनों को मिला लिया और ये आ गया प्राणी आप लोगों के सामने। क्लियर है। तो इस प्रकार के जो प्राणी मिलते हैं वो कहां पे आ जाते हैं, वहां पे आ जाते हैं पूरे जेनेटिक्स के अंतर्गत। मैंने सारा समझा दिया वैसे, ज्यादा इतना ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा कवर कीजिएगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ सकते। समझ में आ रहा है। सडन चेंज क्या हो गया अमित, बोलो। क्या हो गया, ज्यादा तेज हो रहा है क्या? जैकेट उतारा साइड। अच्छा ये वाला सिस्टम। बोलो जल्दी से, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? अनुपम भाई राधे राधे। ह्यूगो डी व्रीज का नियम सडन चेंज, हाँ बिल्कुल सडन चेंज, बिल्कुल ठीक है, ओके। एकदम से उत्परिवर्तन होता है, मतलब म्यूटेशन होता है, प्रत्येक जाति में एकदम से परिवर्तन आता है। कभी भी मतलब ज़्यादा लॉन्ग लाइफ में परिवर्तन नहीं आता, चेंज नहीं आता। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा मैं स्वेटर पहना था और एकदम से चेंज होकर के टी शर्ट में आ गया, है ना, तो वो भी क्या हो गया, सडन चेंज हो गया एकदम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आती है। चलिए आगे बात कर ले, क्या क्लियर है सारा? चलिए आगे आ जाते हैं हम, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन आपको पता ही है किसने दिया था, लुईस पास्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुईस पास्चर भाई साहब ने दिया था। और लुईस पास्चर ने क्या बोला था आप लोगों को पता ही है ना, क्या बोला था कि अगर हम लोग दूध को बॉईल कर सकते हैं तो एक तो हम लोग लो टेम्परेचर थ्योरी के माध्यम से कर सकते हैं और एक कर सकते हैं हम लोग हाई टेम्परेचर विधि के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग है। अगर हम लोग किसी भी दूध को, मान लो दूध का मैंने रख लिया कि 15 मिनट, अगर मान लो जी सपोज करिए 30 मिनट में, कितना 30 मिनट में एक दूध को मान लो मुझे बॉईल करना है, ठीक है। तो सपोज करिए मान लो मेरे पास में क्वांटिटी है उसकी, मान लीजिए सपोज करो 600 ग्राम मान लिया मैंने। कितना मान लिया? 600 ग्राम, ठीक है, 600 ग्राम मान लिया मैंने। तो ये दूध को गर्म होने में कितना ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि टेम्परेचर जो है, मैंने एक काम करो ग्राम में मत लो, ग्राम भी हटा दो। हमने क्या कर दिया कि 30 मिनट में क्या कर रहे हैं, 30 मिनट में हम लोग बॉईल कर रहे हैं दूध को, कितने टेम्परेचर के ऊपर, कितने टेम्परेचर के ऊपर कर रहे हैं हम लोग, तो टेम्परेचर रख दिया मैंने कितना, मान लीजिए सपोज करिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया, ठीक है। तो 30 मिनट में यही 65 डिग्री टेम्परेचर में क्या हो रहा है, दूध हमारा बॉईल हो रहा है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे मैं क्या कर दूंगा, वही दूध जो है 15 मिनट में, वही दूध 15 मिनट में मान लीजिए मैं उसकी टेम्परेचर को बढ़ा दूं 130 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है फटाफट 15 मिनट में भी वो दूध गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मतलब होता है क्या है, ये लुईस पास्चर ने दिया था कुल मिला के कि हम लोग पास्चर कैसे कर सकते हैं, मतलब दूध को बैक्टीरिया रहित कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। दूध में बैक्टीरिया पाई जाती है, ऑब्वियसली पाई जाती है, कौन सा पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। और बेसिलस कैसा होता है, तो बेसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, छड़ के आकार का होता है। कैसा होता है? छड़ के आकार का, छड़ के आकार का होता है। तो इस प्रकार से लुईस पास्चर ने जो है दूध के पास्चराइजेशन का एक मेथड दिया था, जिसे बोला जाता है क्या, दूध के पास्चराइजेशन का मेथड। क्लियर है? बोलो जल्दी से। आगे आ जाते हैं हम लोग वायरस और बैक्टीरिया की बात कर लें। तो वायरस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो मैंने बात कर ली थी वैसे भी आप लोग, वायरस सिद्धांत किसने दिया था, तो रूस के व्यक्ति इवानोवस्की ने दिया था। किसने दिया था? इवानोवस्की ने दिया था। किसने दिया था? इवानोवस्की ने। तो इवानोवस्की ने, ध्यान रखिएगा, वायरस का सिद्धांत दिया था। और वायरस के सिद्धांत को किस में दिया था? TMV वायरस में। किसने? टोबैको मोज़ेक वायरस में खोज कर रहे थे। किसकी वायरस की खोज कर रहे थे? कौन थे? इवानोवस्की नामक व्यक्ति। और अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात कर ले, बैक्टीरिया,
तो बैक्टीरिया कहाँ आ जाता है, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे हम लोग तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक नामक व्यक्ति ने की थी इसकी खोज। एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक नामक व्यक्ति दे रहा है, ल्यूवेनहॉक नामक व्यक्ति दे रहा है। और उसने क्या करा था यहाँ पे, इसे फादर ऑफ, याद रखिएगा बैक्टीरिया कहा जाता है, इसे फादर ऑफ वायरस कहा जाता है। और बैक्टीरिया जो वर्ड दिया था वो दिया था 1829 में एहरेनबर्ग नामक व्यक्ति ने। किसने दिया था, एहरेनबर्ग नामक व्यक्ति ने, एहरेनबर्ग नामक व्यक्ति ने। ठीक है, अगर बैक्टीरियाज की बात करूंगा तो बैक्टीरियाज मेन मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, तो आपका छड़ के आकार का होता है जिसे बेसिलस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बेसिलस होता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से उसके अलावा विब्रियो, ठीक है, विब्रियो सबसे छोटा होता है, किस प्रकार का, कोमा आकार का होता है, कोमा आकार का होता है। उसके अलावा अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में बात करूं, ध्यान रखिएगा, एक होता है स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब कैसा होता है, स्पाइरल जैसा होता है, ऐसे करके स्पाइरल, जैसे हम लोग कॉपी लेके आते हैं ना स्पाइरल टाइप, वैसा होता है। उसके अलावा स्केल्ड होता है, स्केल्ड होता है। स्केल्ड कैसा होता है, स्केल के समान होता है बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा माइसीलियल होता है, माइसीलियल। तो माइसीलियल कैसा होता है, तंतु के आकार का होता है। माइसीलियल कैसा होता है, तंतु के आकार का होता है, फिलामेंट के जैसा होता है, तंतु आकार का। ठीक है, और कोकस, ठीक है, एक कौन होता है, कोकस। कोकस कैसा होता है, तो कोकस होता है आप लोगों का कैसा, गोल आकार का। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरियाज होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं ये बैक्टीरियाज। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें वायरस की बात करें तो वायरस भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्लांट वायरस, क्योंकि प्लांट में हमारे बहुत सारे होते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बंकी टॉप ऑफ बनाना, है ना, बहुत सारे देखे होंगे आप लोगों ने, अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं। एक होते हैं आपके एनिमल वायरस, और एनिमल वायरस में तो मैंने सारा आप लोगों को पढ़ा ही दिया है ना। चाहे वायरस आप लोगों का एड्स हो, चाहे आप लोगों का वायरस जो है हम लोग जो है पोलियो वायरस की बोल ले, हेपेटाइटिस वायरस की बोल ले, चाहे हम लोग कोई सा भी वायरस नॉर्मली ले ले, मैंने सारे के सारे वायरस आप लोगों को करवा दिया। और एक होता है आप लोगों का टीटोफेज वाला वायरस, जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया कौन सी जगह पे पाया जाता है, जो है गंगा और नर्मदा नदी में पाया जाता है, जो कि आप लोग पवित्र करने के लिए हमारे घरों में लेके आते हैं, बोतल में भर कर लेके आते हैं। ठीक है, उसको कभी भी ऐसे करके झांकना तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा कौन सा, टीटोफेज नामक वायरस, जो कि हम लोग क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। ठीक है, फटाफट हम लोग मंत्र बोल देते हैं, लेकिन वो कोई मतलब नहीं होता है एक्चुअल में, वो बेचारा काम अपना करता है। ठीक है, बाकी के बैक्टीरिया वगैरह को खाने का। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आप लोगों के क्या हो जाते हैं, वायरस हो जाते हैं। ठीक है, टीएमवी वायरस मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस के अंतर्गत किया था, जिसे प्लांट में ये वायरस पाया जाता है, प्लांट में। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस, जैसे बंकी टॉप ऑफ बनाना होता है ना, उसके ऊपर साइड की वो काट देना। तंबाकू का मोजेक रोग अलग अलग हो जाते हैं, तो आप लोगों ने देखे होंगे ना, अलग अलग रोग होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो सारे के सारे किसने दिए, इवानोवस्की नामक प्राणी ने दिए। और उसके अलावा एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक ने जो है इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और इवानोवस्की को रूस के व्यक्ति जिसे फादर ऑफ वायरस कहा जाता है। और जो बैक्टीरिया नामक जो वर्ड दिया है वो किसने दिया था, एहरेनबर्ग नामक व्यक्ति ने दिया था, जो कि 1829 में दिया गया था। बोलो जल्दी से, आ रहा समझ में, बोलिए जल्दी से फटाफट, आ रहा कि नहीं समझ में। चलिए, सभी लोगों को क्लियर है। बढ़िया। चलिए, अब बाकी की चीजें तो वैसे भी आपने पढ़ी हुई है ना, इतना ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बाकी चीजें तो। चलिए, अगर बात करें हम लोग आगे, तो आपको पता ही है वैसे तो नॉर्मली हम लोग क्या बात करें, अब विटामिन की बात करें मान लीजिए, है ना, विटामिन की खोज। तो विटामिन भी एक तरीके का सिद्धांत टाइप आ जाता है। तो विटामिन की खोज किसने की है, नॉर्मल सी बात है, फंक ने की है। अब फटाफट आप लोग जो है जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, विटामिन ए की खोज किसने की है, विटामिन बी की खोज किसने की है, विटामिन सी की खोज किसने की है, विटामिन डी की खोज किसने की है, विटामिन ई की खोज किसने की है, विटामिन के की खोज किसने की है, जल्दी से फटाफट बता दो।
जल्दी से फटाफट, जल्दी से विटामिन ए बी सी डी सारा का सारा लिख करके बता दो मुझे फटाक से, ठीक है, ताकि ये आप लोगों का ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से, इतनी जल्दी आना चाहिए, फटाफट आंसर्स जल्दी जल्दी से बोलो, जल्दी से। विटामिन ए बी सी डी ई के, बोलो जल्दी से। ये आप लोगों का इतना ही तो है बायोलॉजी में, वैसे भी सिद्धांत विद्धांत वगैरह ज़्यादा तो है ही नहीं। आ गए? नहीं आया कमेंट अभी? फटाफट करो यार जल्दी से कमेंट। कल फिजिक्स के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के पढ़ लेंगे, ठीक है। नॉर्मल ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक। ये सारे आप लोग जो है नॉर्मली बनाते जाना बस। ए बी मैकुलन हो गया, सी ओलकट हो गया, डी जो है हॉपकिंस हो गया, ठीक है बिल्कुल। मैकुलन तो हो गए भैया, मैकुलन है ना। बी लेकिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सी होलकट और डी जो है हॉपकिंस, बिल्कुल ठीक है। आगे हॉपकिंस, चलिए आगे बताओ, बोलो जल्दी से फटाफट। आज बाकी लोग कहाँ चले गए यार, बहुत कम लोग हैं, क्या बात है। बोलो जल्दी से फटाफट आगे। विटामिन ई की खोज किसने की है, विटामिन के की खोज किसने की है, जल्दी से बताओ फटाफट। आया क्या आंसर? और भी नहीं आया? जल्दी से बोलो फटाफट। याद नहीं आ रहा है सर जी, ठीक है कोई बात ही नहीं। ई की खोज की है कैथरीन बिशप और अल्बर्ट इवांस, ठीक है। विटामिन के की खोज की है आइजेनहावर। बोला था कि पढ़ लो अच्छे से, लेकिन पढ़ते नहीं हो, रिवाइज नहीं करते हो। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा ही, सही ना। क्यों? अगर रिवाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आने का ही रहा। चलिए बढ़िया है, आगे आ जाओ फटाफट। अब देखिए यार बहुत सारी लिस्टें हैं वैसे तो, है ना। तो लिस्ट आप लोग अब याद कर लीजिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को ऐसे बताया वैसे वैसे आप लोगों का, जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने की है ना। गर्भ निरोधक दवाइयों की खोज किसने की है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की है ना। इसके अलावा जितनी भी आप लोग खोजे वोजे वगैरह है, तो वो वाली सारी की सारी चार्ट जो है आप लोग टेबल्स निकाल लीजिएगा और उसी प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर है क्या? जो भी सिद्धांत थे देखो उनको मैंने कर लिया कंप्लीट। अगर कोई सा सिद्धांत अगर समझना हो तो सारा मैं डिटेल समझा सकता हूँ अभी, ठीक है। आप लोगों के पास में 5 मिनट है। अगर आपको सिद्धांत इतने पढ़ाए हो और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए हो तो वो पूछ सकते हो मेरे से, नहीं तो हम लोग जो है आज का सेशन एंड करेंगे। लिस्ट जरूर पढ़ लेना आप लोग, जितनी भी लिस्ट है आप लोगों की कहीं पे भी मिल जाएगी आपको, जैसे लाइक ल्यूसेंट हो गई या फिर दूसरी बुकों में देख लेना आप लोग, डायरेक्टली सीधा सीधा मिल जाएगा। तो वहां पर जरूर आप लोग सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, है ना। जैसे हम लोग और बात कर ले 2-1 चीज़ों के बारे में, जैसे डीएनए और आरएनए हो गया, है ना। डीएनए और आरएनए भी हो गया। तो डीएनए और आरएनए में भी आप लोगों को पता है ना, डीएनए की खोज किसने की है, तो वाटसन और क्रिक ने की है। जैसे वाटसन एंड क्रिक ने की है, ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक आ गया। आरएनए की खोज अगर हम लोग बोल दे तो आरएनए की खोज किसने की है, तो वाटसन और आर्थर बर्ग ने की थी, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जिसमें क्या दिया था, ए डबल बॉन्ड होता है टी के साथ, जी ट्रिपल बॉन्ड होता है सी के साथ। अब ATGC क्या होता है सर भला, तो ए मतलब होता है एडिनिन होता है। टी क्या होता है सर, तो टी होता है आप लोगों का थाइमिन। जी क्या होता है सर, तो जी का मतलब होता है ग्वानिन होता है। और सी का मतलब क्या होता है सर, तो सी का मतलब होता है साइटोसिन, ठीक है। तो ये आप लोगों का डबल हेलिक्स मॉडल आता है। डबल हेलिक्स मॉडल किस प्रकार से दिया था डीएनए और आरएनए का, तो इस प्रकार से दिया गया था, इस प्रकार से।
ए का टी के साथ जी का सी के साथ, ए का टी के साथ जी का सी के साथ, ए का टी के साथ जी का सी के साथ, ए का टी के साथ जी का सी के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। कब दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, कब दिया था, तो ये आप लोगों का दिया गया था 1953 में। कब दिया था, 1953 में दिया था, और इनको नोबेल मिला था डबल हेलिक्स मॉडल के लिए, याद रखिएगा 1962 में, 1962 में। ठीक है, 1962 में डबल है ना ये। तो ए का टी के साथ तो हमेशा वो डबल बॉन्ड के साथ होता है, जी का सी के साथ तो जी का सी के साथ में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इसमें गड़ी रहती है पूरी, है ना। ए का डबल बॉन्ड टी के साथ, जी का ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बंद होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले एक कुंडल की, अगर हम लोग बात कर ले एक कुंडल की, तो इस प्रकार का एक कुंडल होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, 10 चेन होती है। कितनी चेन होती है, 10 चेन होती है। 10 कुंडल होते हैं, कुल मिला के 10 कुंडल होते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करेंगे तो याद रखना इसकी एक लंबाई होती है 7.5 एंगस्ट्रॉम की होती है टोटल। ठीक है, और इनकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम की पूरी चौड़ाई होती है इसकी। ठीक है, तो 10 चेन होती है, तो 10 इंटू ये कर दो 34 एंगस्ट्रॉम की इसकी चौड़ाई हो जाती है। और अगर हम लोग अगर लंबाई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 75 एंगस्ट्रॉम की इसकी क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है। तो इस प्रकार का ये पूरा होता है ए का टी के साथ, जी का सी के साथ नॉर्मली। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे आरएनए में होती है सर, बिल्कुल, तो सर आरएनए में बिल्कुल होती है, लेकिन सिंगल चेन होती है। वहां पे क्या होता है, थाइमिन जो है, थाइमिन प्रतिस्थापित कर देता है ना, एक्सचेंज कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और उसकी जगह कौन आ जाता है, यूरासिल। कौन आ जाता है, यूरासिल। ठीक है, यूरासिल। और यूरासिल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं यू फॉर यू से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए का टी के साथ होता है, तो ए का टी के साथ नहीं होगा, अब यू का साथ में होगा, तो ए का यू के साथ हो जाएगा और जी का सी के साथ हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड किसके साथ होगा, ए का यू के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड किसका होगा, जी का सी के साथ। अगर फुल फॉर्म आ जाए तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर बात करेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायरेक्टली सीधा सीधा नाम बोलो जल्दी से, आ रहा समझ में। अरे यार कमेंट तो कर ही नहीं रहे हो कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा समझ में ही नहीं आ रहा आज। हाँ बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बायोलॉजी एक्चुअल में क्या है ना कि ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ नहीं सकते, मन तो ऐसा करता है, बस अंदर से उछलता है, बिल्कुल बाहर साइड आता है कि ज़्यादा पढ़ा दे, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि कितना हम लोग पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि ज़्यादा आएगा ही नहीं, नॉर्मली आएगा, सीधा सीधा एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 1 या 2 क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा, लेकिन आज कल और परसों की क्लास में से, और निकलेगा आपका क्वेश्चन बाहर नहीं, ये गारंटी मेरी। बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। चलिए, अनुपम, रीचा, सुनैना और बाकी लोग क्या बात है, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्या बात होगी, बोलो जल्दी से। सुने ना, ठीक है, इससे क्लास से बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, देखना जरा समझना। सबसे पहले क्रोमोसोम की बात कर ले। ठीक है, क्रोमोसोम की, भाई क्रोमोसोम का आकार कैसा होता है, तो देखो जरा, इसमें बीच में एक सेंट्रोमियर नामक ये फुला हुआ स्थान होता है ना, और इसके अलावा जो है इस प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। अगर मानव की बात करें तो मानव की अगर हम लोग बात करें तो कितने जोड़ी होता है, 23x2, मतलब कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। अब देखिए ऊपर का बता रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है ना, इतना ज़्यादा आप लोगों को डिटेल जो है मैं बता नहीं पाऊंगा अभी। तो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की खोज की अगर बात करेंगे हम, डिस्कवरी किसने की थी, तो क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की थी। किसने की थी, वाल्डेयर नामक प्राणी ने की थी। और इसके अंदर याद रखिएगा, जो आप लोगों की क्रोमोसोम की जो भुजाएं होती है, क्रोमोसोम की जो भुजाएं होती है, इनके अंदर याद रखिएगा जेनेटिक गुण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए का ये लेप होता है। क्या होता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाए अगर डीएनए और आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए और आरएनए याद रखिएगा आप लोग, एक तो आप लोगों का पाया जाता है कहाँ पर, न्यूक्लियस में। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और एक आप लोगों का कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। बीच का जो आप लोगों का पार्ट होता है वो किसे क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, सेंट्रोसोम। और इसकी जो पूंछ होती है उसको बोला जाता है, याद रखिएगा, टेलोमियर। क्या बोला जाता है, टेलोमियर। टेलोमियर होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं अपन, लेकिन चूंकि क्रोमोसोम वगैरह सब चीज़ों को हटा दिया इनने, सारी चीज़ों को हटा दिया, तो इतना ज़्यादा डिटेल हम लोग पढ़ नहीं सकते। ठीक है, और अगर इसमें कभी कभार जो प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभार इनमें जो प्रॉब्लम आता है, तो याद रखिएगा इसमें प्रथम संकुचित स्थान का निर्माण होता है, प्रथम संकुचित स्थान का निर्माण होता है। और उसके कारण क्या हो जाता है, आप लोगों के अंदर सैटेलाइट का निर्माण हो जाता है। काय का निर्माण हो जाता है, सैटेलाइट।
ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम में कभी भी संगति आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे कौन सा निर्माण होता है? सैटेलाइट का निर्माण हो जाता है। काय का निर्माण हो जाता है? सैटेलाइट। आप लोग यूं मत बोल देना सर उपग्रह होता है क्या, तो उपग्रह नहीं होता, उसको सैटेलाइट बोला जाता है अगर किसी भी क्रोमोसोम में बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रथम संकुचित स्थान भी आ सकता है, फिर ऐसे करके द्वितीय संकुचित स्थान भी आ सकता है, तो इनको सबको क्या बोल देंगे हम लोग? सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है, इसकी पूंछ को टेलोमियर कहा जाता है, याद रखिएगा। डीएनए और आरएनए किसमें? इनकी भुजाओं में पाया जाता है। ठीक है, कितनी क्रोमोसोम्स होते हैं मानव में? तो 23 दूने 46 जोड़े होते हैं। और आपने क्रोमोसोमल सारी की सारी बीमारियां पढ़ा दी मैंने, चाहे आप लोगों का कोई सा वर्णांधता हो, मतलब आप लोगों का कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे आप लोगों का जो है हीमोफीलिया हो, चाहे आपका टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे आपका क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, चाहे पटाउ सिंड्रोम हो, चाहे क्राइडोचेट हो, मैंने सारे कंप्लीट करवाया आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है। तो क्रोमोसोम याद रखिएगा किसने खोज की है? वॉल्डेर ने की है। कितने होते हैं? 46 होते हैं। इसके अंदर का फुला हुआ स्थान क्या होता है? तो सेंट्रोमियर होता है। ऊपर की भुजा जो आप लोगों की जो गर्दन होती है टेलोमियर कहा जाता है, और डीएनए और आरएनए इसमें पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, क्रोमोसोम की जो मेन इकाई होती है उसे क्या बोला जाता है? जीन। क्या बोला जाता है? जीन। और जीन को 1909 में जोहानसन नामक व्यक्ति ने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा, जीन को। ठीक है, जीन को इंट्रोड्यूस किया था। और 1964 में टी.एच. मॉर्गन नामक व्यक्ति ने बताया था कि जीन जो है, याद रखिएगा, आनुवांशिकता के क्या, या मतलब जेनेटिक्स के वाहक होते हैं। काय के वाहक होते हैं? जेनेटिक्स के वाहक होते हैं, मतलब उसको ले जाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि एक पुत्र को एक पिता और माता का, एक पेरेंट्स का एक जो पुत्र होता है वो वैसा कैसे होता है? बिल्कुल उनकी तरह होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, मादा के अंदर जो स्पर्म डाला जाता है, ऑब्वियस सी बात है मेल के द्वारा जाता है, तो बिल्कुल वैसे वैसे लक्षण आते हैं। तो मम्मी और पापा दोनों के गुण होते हैं। तो हम लोग नहीं बोलते हैं अरे यार एकदम से कि यार नहीं यार इसके गाल तो इसकी तरह गए, इसके नाक तो इसकी तरह गई है, इसका ये जो है स्टाइल शरीर कैसा गया है। नॉर्मल सी बात है, जेनेटिक्स गुण जाते हैं। वो जेनेटिक्स को ले जाने का काम कौन करता है? तो ये जीन भाई सब होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पाए जाते हैं? याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज करो ये क्रोमोसोम है छोटा सा। ठीक है, क्रोमोसोम होता है, तो उसके ऊपर ये क्या रहते हैं? जीन की तरह फैले रहते हैं, ऐसे करके जीन रहते हैं, ये ऊपर साइड चले जाते हैं। ठीक है, और उसी के माध्यम से आप लोगों के क्रोमोसोम्स के अंदर जाकर के आनुवांशिकता की तरह और इसी प्रकार से फ्लो होते हैं, यूं करके यूं। ठीक है, मैंने बताया ना अभी के डबल हेलिक्स मॉडल कैसे दिया, इस प्रकार का डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, अलग अलग 10 चेन होती है, तो इस प्रकार से घूमता रहता है, इस प्रकार से घूमता रहता है। ठीक है, और काम किसकी वजह से करता है? तो नर्व सेल के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? नर्व सेल। अब नर्व सेल भी आप लोगों की अलग अलग पाई जाती है। अब हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं। एक होता है साइटोन, एक होता है एक्सोन, और एक होता है माइलिन आच्छादक। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या करता है? अलग अलग उसको न्यूरोगेंग्लिया के माध्यम से क्या करता है? सिग्नल को लेके आता है, और सिग्नल को वहां पर फटाक से लेकर के जाकर के उन सारी चीजों को लेकर के पहुंच करके उसका काम कर देता है प्रॉपर। बोलो जल्दी से, आया कि नहीं समझ में? और आपको प्लीज इसके बाद में भी आप लोगों को सिद्धांत है, पहले बता दूं मैं आप लोगों को सिद्धांत, तो इसके अलावा भी है, जैसे लाइक पेनिसिलिन की खोज किसने की है, ऐसी खोजें वगैरह आएगी, याद करके रखना, सारी खोजें वगैरह आएगी, ध्यान रखिएगा, खोज वगैरह आएगी, खोजों को आपको पढ़ना है। बोलो जल्दी, समझ में आया कि नहीं? कल फिजिक्स के पढ़ेंगे, परसों केमिस्ट्री के पढ़ लेंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, फिर थैंक यू सो मच। वापस मिलते हैं हम लोग कल हम लोग फिर वापस से फिजिक्स के साथ में मिलेंगे ना, फिजिक्स के सिद्धांत के साथ में मिलेंगे ना, केवल और केवल, मतलब उसकी शाखाओं के साथ कुल मिला के। क्लियर है? ऑफ करें फिर क्लास को, आपके फेवरेट सर की फिर वापस से क्लास है अभी फिलहाल में, है ना। अच्छा, दीपमाला आ गई क्या? क्या बात है।